अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वाटर ट्रीटमेंट लेक्चर नंबर 2 के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें और आपके जो क्वेश्चंस हों आप ओपनली हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है और स्लाइड के एंड में मोबाइल नंबर भी हमने गिवन है इसमें। और बस दरख्वास्त यही है कि वॉइस मैसेज प्लीज़ कर लिया करें, कॉल्स लेना मैनेज करना ज़रा मुश्किल होता है। लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एक कोट, देयर आर सीक्रेट्स अपॉर्चुनिटीज़ हिडन इनसाइड एवरी फेलियर। तो कोई भी फेलियर हो तो फेलियर से डरना नहीं है, उसके अंदर आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। और हम लेक्चर नंबर 1 में अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें तो लेक्चर नंबर 1 में हमने लास्ट में जो चीज़ डिस्कस की थी वो की कंट्रोल पैरामीटर्स हैं जो पानी में बहुत अहम हैं। तो उनमें आज उनको वन बाय वन थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ये स्लाइड आपके सामने आइए। व्हाट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर आर इम्पॉर्टेंट, ये हमने लास्ट डिस्कस किया था। अब इसको वन बाय वन हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। कंडक्टिविटी पहला पैरामीटर है इसमें। और कंडक्टिविटी क्या है बेसिकली इसको हम जान लेते हैं। कंडक्टिविटी द मेजर ऑफ वाटर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, के अगर पानी के अंदर से बिजली गुजारी जाए तो अगर वो उसमें से गुजर जाए, कंडक्टेंस हो जाए, तो इसका मतलब कि इस पानी के अंदर कोई कंडक्टिविटी मौजूद है। प्योर वाटर विल नॉट कंडक्ट एन इलेक्ट्रिकल करंट, अगर प्योर वाटर हो। अब प्योर वाटर का मतलब है यहाँ कि इसके अंदर की सारी इम्प्योरिटीज़ निकाल दी गई हों। जितने सॉल्ट्स हैं, आयन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे के सारे अगर हम निकाल दें और प्योर H2O हमारे पास आ जाए तो फिर वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो पास नहीं होगा। एज मिनरल एक्यूमुलेट कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, और जैसे ही ये इसमें मिनरल्स बढ़ना शुरू होंगे, TDS बढ़ना शुरू होंगे, आयन्स बढ़ना शुरू होंगे, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होना शुरू हो जाएगा। ये एक आपको इस स्लाइड में शो हो रहा है। एक लेफ़्ट साइड पे एक इसमें एक तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि प्योर वाटर के अंदर हमने इलेक्ट्रिकल सेल बनाया हुआ है और उसमें हमने एनोड कैथोड जो है उसको एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो बैटरी है उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है और बीच में एक लाइट, एक बल्ब लगाया हुआ है। तो यू कैन सी कि प्योर वाटर से कोई इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हुआ और बल्ब जो वो रोशन नहीं हुआ। ऑन द अदर एंड राइट हैंड साइड पे जो आयनिक सोल्यूशन है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बड़े आराम से गुजर जाएगा। आयनिक सोल्यूशन कंडक्ट अ करंट, और उसमें हम देख रहे हैं कि जैसे फ्री आयन्स पानी के अंदर मौजूद हैं उससे जो हमारा जो बल्ब है, जो लाइट है, वो टर्न ऑन हो गई हुई है। कंडक्टिविटी को मज़ीद थोड़ा समझते हैं। प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व सॉलिड्स मींस TDS ज़्यादा होंगे, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। माइक्रोमोल्स में इसको रीड किया जाता है। यूनिट इसके ये हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्कलिनिटी, सिलिका, सोडियम, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी कंडक्टिविटी को। कंडक्टिविटी बढ़ेगी, स्केल और क्रोयन भी बढ़ेगी और कंडक्टिविटी मीटर से कंडक्टिविटी मेजर हो सकती है। और अब नेक्स्ट हार्डनेस एक अहम केमिकल प्रॉपर्टी है पानी की। अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट, ये हार्डनेस है बेसिकली। हार्डनेस रिएक्ट्स विद अदर मिनरल्स सच एज कार्बोनेट्स, अल्कलिनिटी, फॉस्फेट एंड सल्फेट। तो अब इसमें एक टोटल हार्डनेस, एक कैल्शियम हार्डनेस, फिर मैग्नीशियम हार्डनेस, ये सारी चीज़ें ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग को डिस्कस कर रहे होंगे तो उस वक्त इंशाल्लाह इसकी डिटेल, इसकी कैलकुलेशंस और इसके टेस्टिंग मेथड्स जो हैं हार्डनेस के उसको भी डिस्कस कर लेंगे। टेंडेंसी टू कम आउट ऑफ सोल्यूशन एंड फॉर्म हार्ड डिपॉजिट इन द हीट एक्सचेंजर्स, और ये जितने भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये इन्वर्सली सॉल्युबल हैं विद टेम्परेचर। रिवर्स सॉल्युबिलिटी है नॉर्मली ये है कि आप पानी के अंदर कोई चीज़ डिज़ोल्व करते हैं विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर वो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ये जितने आयन्स हैं, ये आयन्स जितने भी हैं, ये विद राइज ऑफ टेम्परेचर दे गॉट प्रेसिपिटेटेड और इनकी इन्वर्स सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी कम होके प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। जैसे हीट एक्सचेंजर की बात हो रही है, जहाँ हीट एक्सचेंज होगी वहाँ इन्होंने बैक आउट होके वहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे। पोटेंशियल फॉर हार्डनेस डिपोजिशन अफेक्टेड बाय द अल्कलिनिटी लेवल, और जो हार्डनेस डिपोजिशन है
वो अल्कलिनिटी बढ़ने के साथ बढ़ेगी। अब अल्कलिनिटी को डिस्कस कर लेते हैं। अल्कलिनिटी क्या है? अल्कलिनिटी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस की होती है। इसको भी इंशाल्लाह टेस्टिंग की फ़ेज़ में हम डिटेल बता देंगे कि किस से किस पीएच रेंज तक आपकी बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी होगी। फिर उसके बाद किस पीएच पे हम जाएंगे तो जिस पे हमें कार्बोनेट अल्कलिनिटी मिल जाएगी। रिएक्ट्स विद हार्डनेस टू फॉर्म स्केल, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह बन सकता है इससे। और मस्ट मेंटेन विद इन स्पेसिफाइड लिमिट। और अल्कलिनिटी बढ़ने से स्केल और डिपोजिशन बढ़ेगी। और ये इंशाल्लाह अभी ये प्रॉब्लम्स हमारे जो नेक्स्ट हमारी इसके बाद की प्रेजेंटेशन है, जिसमें जब हम वाटर ट्रीटमेंट के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो उसमें स्केल डिपोजिशन को और नेक्स्ट कुरैयन की हम बात कर रहे हैं। अल्कलिनिटी कम होगी तो कुरैयन उससे बढ़ेगी। अल्कलिनिटी कम होने से कुरैयन बढ़ेगी और अल्कलिनिटी बढ़ने से कुरैयन कम होगी। और नेक्स्ट पीएच मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन दी वाटर। तो माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन दी वाटर, ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। एसिडिक और बेसिक हम pH 1 to 14 पे होते हैं और न्यूट्रलाइज pH 7 पे होगा। मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन वाटर, जब हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो pH कम होगी एंड वाइस वर्सा, हाइड्रोजन आयन जब कम होंगे तो pH बढ़ेगी। pH 7 न्यूट्रल नॉट प्योर वाटर, ऐसा कथन नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है कि न्यूट्रल pH का मतलब है प्योर वाटर। और ये उसमें ये होता है कि उस वक्त बैलेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस इन दी वाटर, कि जब आप 7 pH से नीचे होंगे तो आपके पानी में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे। जैसे ही 7 क्रॉस करेंगे तो हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन जो हैं वो उसमें बढ़ जाएंगे। मेंटेनिंग गुड pH कंट्रोल क्रिटिकल कूलिंग सिस्टम ऑपरेशन। तो pH अगर इसकी ठीक से हम मेंटेन करेंगे तो हमें जो सिस्टम्स के अंदर प्रॉब्लम कम से कम आएंगे। शॉर्ट pH एक्सर्शंस कैन बी डेट्रीमेंटल, कि फ़ौरन pH का बढ़ जाना फिर फ़ौरन pH का कम हो जाना, यानी कि उसके अंदर कोई ऐसी प्रोसेस की कंटामिनेशन आएंगे जैसे एसिड पानी के अंदर मिल जाए या कास्टिक मिल जाए, तो ये जो एक्सर्शंस आएंगी ये सिस्टम की मेटलर्जी फेलियर इससे हो जाएगी। लो pH मीन्स कुरैयन एंड हाई pH मीन्स स्केलिंग इन दी वाटर। ये जस्ट एक हम गो थ्रू कर रहे हैं टूवर्ड्स कि हम इन डेप्थ अपने, चूँकि हम पहले अर्ज़ कर चुके हैं कि ये कंप्लीट एक कोर्स है जिसको आपको पेशेंटली देखना पड़ेगा। तो हम बहुत बेसिक्स चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं। अब ये की कंट्रोल पैरामीटर्स आगे। अब हम कूलिंग टावर्स की कुछ कैलकुलेशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें पहली चीज़ है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसेस बाय विच हॉट वाटर रिटर्न्स फ्रॉम दी यूनिट हीट एक्सचेंजर्स, रिलीजेज इट्स हीट्स टू द एटमॉस्फेयर, इज़ कूल्ड एंड रिटर्न बैक टू द प्रोसेस। एवेपोरेशन से क्या होगा कि जो हीट एक्सचेंजर से हीट लेके आया कूलिंग टावर में, वहाँ वेपरेट हुआ, कूल हुआ और सिस्टम को दोबारा कूल करने के लिए चला गया। डायग्राम शो हो रहा है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाई एनर्जी मालिक्यूल जो हैं वो वेपर्स की फॉर्म में निकल जाएंगे, मीडियम एनर्जी और लो एनर्जी पानी के अंदर ही रिटेन कर जाएंगे। एवेपोरेशंस को अगर हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें, द फॉलोइंग इक्वेशन डिस्क्राइब्स दिस रिलेशनशिप बिटवीन एवेपोरेशन, सर्कुलेशन रेट एंड टेम्परेचर चेंज। तो एवेपोरेशन में सर्कुलेशन रेट और डेल्टा टी इन आउट टेम्परेचर ये बहुत अहमियत का अमल है। तो जैसे हमने ये फार्मूला देखा, E इज इक्वल टू आर आर इंटू डेल्टा टी इंटू एफ डिवाइड बाई 1000। ई एवेपोरेशन रेट जो GPM में भी हो सकता है, मीटर क्यूब पर आवर में भी इसको हम एज्यूम करेंगे, और रिसर्कुलेशन रेट GPM और मीटर क्यूब पर आवर, एंड डेल्टा टी टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस द टावर और अक्रॉस द हीट एक्सचेंजर, ये डिग्री C में है। और उसके बाद एवेपोरेशन फैक्टर F, एवेपोरेशन फैक्टर को भी समझते हैं हम। अप्रॉक्सीमेटली 1000 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट ऑफ हीट इज़ लॉस्ट फ्रॉम वाटर फॉर एवरी पाउंड ऑफ वाटर एवेपोरेटेड। अगर पानी जो है वो 1 पाउंड वाटर अगर एवेपोरेट करे तो उससे 1000 BTU हीट लॉस्ट होगा हमें। तो दिस इज़ इक्वल टू द एवेपोरेशन ऑफ 1% ऑफ द कूलिंग वाटर फॉर ईच 10 डिग्री फ़ारेनहाइट और 6 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो ये यानी कि टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस द कूलिंग टावर 1% जो है, जब यानी कि 6 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस आएगा तो 1% जो पानी है वो एवोपरेट कर जाएगा। इसको अब हम एक एवोपरेशन फैक्टर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एवोपरेशन फैक्टर F equals 1 when all cooling comes from evaporation. For simplicity, this is often assumed to be the case. In reality, F varies with relative humidity and dry bulb temperature. Humidity अगर ज़्यादा होगी तो evaporation कम होगी, और ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो एवोपरेशन ज़्यादा होगी। ड्राई बल्ब टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट लिंक है। द एक्चुअल एफ वैल्यू फॉर अ सिस्टम इज़ जनरली 0.75 to 1, इसके बीच में वेरी करती है, बट कैन बी एज लो एज 0.6 इन दी वेरी कोल्ड वेदर। ठंड में, सर्दियों में 0.6 तक ये फैक्टर आ जाता है। और वही बात हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि ईच 10 डिग्री फ़ारेनहाइट और 6 डिग्री ड्रॉप इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन एवरेज 0.86% एवोपरेशन ऑफ क्रिटिकल कूलिंग वाटर, एवोपरेशन ऑफ रिसर्कुलेटेड कूलिंग वाटर। कि अगर 6 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप आएगा तो हमें 0.85% पानी एवोपरेट हो जाएगा। ऑफ वट, जो हमारा सर्कुलेशन वाटर है उसका 0.85% पानी एवोपरेट कर जाएगा। वी एज्यूम एवोपरेशन फैक्टर इज़ 0.85। तो अब नेक्स्ट जो हम कैलकुलेशंस में एवोपरेशन फैक्टर है वो 0.85 ही एज्यूम करेंगे। उसकी वजह वो ये कि 6 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप अगर हमें मिलेगा तो उससे 0.85% पानी एवोपरेट कर जाएगा। अब केस स्टडी एक देख लेते हैं। लेट वी हैव अ सिस्टम विद द फॉलोइंग डेटा। रिसर्कुलेशन रेट 500 USGPM जो कि 112 मीटर क्यूब पर आवर बन रहा है, और सर्कुलेट थ्रू द हीट एक्सचेंजर एंड ओवर द कूलिंग टावर एट द रेट रेफर टू एज द सर्कुलेशन रेट। जो ये सर्कुलेशन रेट है वो ये कि पानी पंप से होके हीट एक्सचेंजर में गया, हीट एक्सचेंजर से होके दोबारा कूलिंग टावर में, ये एक सर्कल जो उसने कंप्लीट किया। तो फॉर एग्जांपल वो एक घंटे में 112 मीटर क्यूब पानी यानी 500 गैलन पानी उसने पूरा सर्कुलेट कर लिया। ये इसका रिसर्कुलेशन रेट है। और हमने एज्यूम किया कि स्टडी में कि टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस कूलिंग टावर जो है वो हमें 5 डिग्री है, एवोपरेशन फैक्टर 0.85, पुटिंग वैल्यूज़ इन द फार्मूला। तो हमने जो एवोपरेशन रेट कैलकुलेट किया वो 0.476 मीटर क्यूब पर आवर, यानी एक घंटे में 476 मीटर क्यूब पानी एवोपरेट कर जाएगा विद 112 मीटर क्यूब पर आवर रिसर्कुलेशन रेट एंड डेल्टा टी अक्रॉस द हीट एक्सचेंजर और अक्रॉस द कूलिंग टावर 5 डिग्री सेंटीग्रेड। उस पे हमारा एवोपरेशन रेट ये कैलकुलेट हुआ। अब एवोपरेट हुआ पानी, तो अब हमने समझना है कंसंट्रेशन ऑफ डिज़ोल्व सॉलिड्स कि पानी एवोपरेट हो गया। जैसे ये स्लाइड में शो रहा है, ओनली प्योर वाटर कैन एवोपरेट H2O। पानी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपना कूलिंग के लिए वो प्योर H2O तो नहीं है ना, उसके अंदर तो बहुत से साल्ट्स हैं। लेकिन अब क्या होगा कि प्योर H2O तो एवोपरेट कर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जो साल्ट्स हैं वो नीचे एकमुलेट हो जाएंगे, वो आपके सिस्टम के अंदर ही अभी मौजूद हैं। नो डिज़ोल्व सॉल्ट्स लीव द वाटर। अभी हम बात सिर्फ एवोपरेशन की कर रहे हैं। एवोपरेशन में अभी ये साल्ट्स बाहर नहीं निकल रहे हैं। हाँ, इसको निकालने के और तरीके हैं जो आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। If there are no other water losses from the system, evaporation process causes an increase in the concentration of the dissolved solids in the recirculating water system. अगर evaporation के अलावा वाटर लॉसेस और नहीं है, लीकेज नहीं है, ब्लो डाउन नहीं है, विंडेज लॉसेस नहीं है, ड्रिफ्ट लॉसेस नहीं हैं, तो क्या है फिर ये है कि सिर्फ एवोपरेशन से, चूँकि सिर्फ वाटर निकल रहा है, साल्ट्स जो है वो एकमुलेट हो रहे हैं, तो उससे हमारे TDS बढ़ेंगे, डिज़ोल्व सॉलिड्स बढ़ते जाएंगे। मिनरल्स के विल फॉर्म इफ़ डिज़ोल्व सॉलिड्स कंसंट्रेशन इन द कूलिंग वाटर सिस्टम बिकम्स टू हाई। एक सर्टन लेवल के बाद ये जितने साल्ट्स हैं, जैसे हमने पहले अर्ज़ किया कि जहाँ हीट एक्सचेंज होगी वहाँ टेम्परेचर जब बढ़ेगा, दीज आयनिक साल्ट्स they got precipitated as they have the reverse solubility. With increase in the temperature they got precipitated, reverse solubility होगी। तो अब इनको एक सर्टन लेवल तक सुपर सेचुरेशन से हमने बचाना है।
सिस्टम में सुपर सेचुरेशन से इनको बचाना है कि ये ज़्यादा सेचुरेट ना हो। तो अब इसको निकालने का तरीका क्या है? एज प्योर वाटर इज एवेपोरेटेड, मिनरल्स आर लेफ्ट बिहाइंड इन द सर्कुलेटिंग वाटर मेकिंग इट्स मोर कंसनट्रेटेड देन द मेकअप वाटर। तो मेकअप वाटर से ये ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाएगा। मेकअप वाटर जो आया उसमें कुछ TDS, कुछ टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स थे वो, और अब यहाँ पानी एवेपोरेट होके कम हो गया लेकिन सॉल्ट्स बढ़ गए, तो अल्टीमेटली TDS बढ़ जाएंगे। द नंबर ऑफ टाइम्स द सॉलिड्स बिल्ट इन द सिस्टम वाटर इज टर्म्ड एज कंसंट्रेशन फैक्टर। तो अब ये देखना कि हमने मेकअप वाटर में TDS चेक किए और उसको रिसर्कुलेटिंग वाटर में भी हमने चेक किया, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, तो रिसर्कुलेशन वाटर, कूलिंग वाटर के जो TDS हैं उसको डिवाइड करेंगे विद दी मेकअप वाटर, जो रॉ वाटर हमने सिस्टम के अंदर दिया है, उससे जो एक फैक्टर कैलकुलेट होगा उसको CF कहा जाता है, COC भी कहा जाता है, साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन। CF इज़ कंट्रोल्ड बाय ब्लीड। अब हम ब्लीड पे या ब्लो डाउन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट जिस बात को हम समझना चाह रहे हैं, टू इंक्रीज CF डिक्रीज द ब्लीड ऑफ। आप चाहते हैं कि आपकी CF बढ़ जाए, ये CF का फैक्टर बढ़ जाए, तो आप क्या करें, ब्लीड ऑफ कम कर दें। अगर आप डिक्रीज़ करना चाहते हैं अपने कंसंट्रेशन फैक्टर को, COC को, साइकिल्स ऑफ कंसंट्रेशन को आप कम करना चाहते हैं, तो अपना ब्लीड ऑफ बढ़ा दें। ब्लीड ऑफ में क्या होगा, जैसे एवोपरेशन में प्योर H2O निकला सॉल्ट्स बैठ के, लेकिन ब्लो डाउन चूँकि या तो रिटर्न लाइन में से होगा या कूलिंग टावर के बेसन में से होगा। इन माई ओपिनियन इसको रिटर्न लाइन से होना चाहिए। क्यों? गर्म पानी आप जो है वो ड्रेन करें। कतन कूलिंग टावर के बेसन से इसको ड्रेन करना एक अच्छी प्रैक्टिस इसलिए नहीं है कि कूलिंग टावर ने आपको ठंडा पानी दिया, आप ठंडा पानी ड्रेन कर रहे हैं। आपको ठंडा पानी नहीं ड्रेन करना, जो रिटर्न लाइन है उसमें से आपने ब्लो डाउन लगाया, ब्लीड ऑफ आपने वहाँ से किया, तो आपके CF जो है वो कंट्रोल हो गई। अंडरस्टैंडिंग कंसंट्रेशन फैक्टर, मजीद उसको देखें, साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन और साइकिल COC और कंपैरिजन ऑफ द डिजॉल्व सॉलिड्स लेवल ऑफ द ब्लो डाउन विद द मेकअप वाटर। वही बात के ब्लो डाउन में कितने हैं, मेकअप में कितने हैं। एट 3 cycles of concentration, blow down has 3 times solids concentration of the makeup। अगर CF COC 3 हो गया तो उसका मतलब ये हो गया कि आपके जो मेकअप में जितने सॉल्ट्स थे उसको 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर दिया। लेट्स सपोज एक और केस स्टडी हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेकअप वाटर इज़ 150 TDS, 150 ppm TDS मौजूद हैं, और रिसर्कुलेशन वाटर का सैंपल जो हमने कलेक्ट किया ब्लो डाउन से, उसके TDS 450 हैं। मीन्स 450 डिवाइड बाई 150 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पानी हमने मेकअप जिसमें 150 TDS थे वो जब सिस्टम के अंदर दिया तो वो हीट एक्सचेंज होने से पानी एवोपरेट हुआ। अब पानी एवोपरेट होके उसके TDS जो हैं वो बढ़ गए हुए हैं, पानी अभी कम हो गया हुआ है। लाज़मी बात है, पानी कम हुआ है तो साल्ट्स उसमें से बढ़े हैं। तो अगर इसका हम साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन उसका फार्मूला अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कंसंट्रेशन इन ब्लो डाउन और कंसंट्रेशन इन दी मेकअप वाटर ये होगा। और अब ब्लो डाउन, नेक्स्ट अब ब्लो डाउन को समझना है हमने। और व्हेन वाटर evaporates फ्रॉम द टावर डिजॉल्व सॉल्ट्स सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सिलिका रिमेन इन द सर्कुलेटिंग वाटर। ये सारे के सारे मिनरल्स अभी रिसर्कुलेशन वाटर के अंदर मौजूद हैं। एज मोर वाटर evaporates द कंसंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व सॉल्ट्स इंक्रीजेज। बिल्कुल आपकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। इफ़ द कंसंट्रेशन गेट्स टू हाई द सॉलिड्स कैन कॉज स्केल टू फॉर्म विद इन द सिस्टम। वही बात कि एक सर्टन लेवल तक तो ये पानी के अंदर डिज़ॉल्व रहेंगे, लेकिन उसके बाद हीट एक्सचेंज के साथ ये प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाएंगे। द डिज़ॉल्व सॉलिड्स कैन आल्सो लीड टू द कोरोजन प्रॉब्लम। अब इसको नेक्स्ट डिटेल में हम कर लेंगे कि कैसे ये कोरोजन कैसे करेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ डिज़ॉल्व सॉलिड्स इज़ कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग द पोर्शन ऑफ द हाईली कंसंट्रेटेड वाटर एंड रिप्लेसिंग इट विद द फ्रेश मेकअप वाटर। तो अब हमने क्या किया कि एक सर्टन लेवल तक हमारे TDS बढ़े, हमारे CF बढ़ी। अब हमने ये सोचा कि अब इसको नीचे लेके आना है, तो हमने ब्लीड ऑफ करना है, ब्लो डाउन कर देना है, तो ये हाई TDS का पानी बाहर निकल जाएगा। अब क्या होगा, हाई TDS का पानी कितना निकालना है इसको समझना है। ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि हम इसको कितना जो है वो पानी ब्लीड ऑफ करेंगे, ब्लो डाउन करेंगे। तो ब्लो डाउन का फार्मूला हमारे पास है एवोपरेशन डिवाइडेड बाय COC माइनस 1, CF माइनस 1। एवोपरेशन लॉस जैसे हमने कैलकुलेट किया 0.476 मीटर क्यूब पर आवर। ब्लो डाउन मीटर क्यूब में अब कितना होगा, और COC 3 की बात हो रही है कि 150
मीटर क्यूब 150 TDS मैकअप वाटर में थे और कूलिंग टावर में ये 450 TDS हो गए। तो इस मीन इस COC जो है वो 3 है। ब्लो डाउन अब इसका कैलकुलेट कैसे होगा, एवोपरेशन 0.476 डिवाइडेड बाय CF3 है -1। तो ये ब्लो डाउन हमारा आ गया 0.238 मीटर क्यूब पर आवर। अगर हमारा वो सिस्टम जिसका रिमाइंड हमने क्या बताया कि रिसर्कुलेशन रेट 112 मीटर क्यूब और डेल्टा टी उसका 5 है अक्रॉस हीट एक्सचेंजर, उस पे ब्लो डाउन हम अगर इसको साइकिल 3 पे हम रखें, 3 CF पे रखें, ये भी आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कितनी साइकिल तक हम किस पानी को जो है वो चला सकते हैं। 4 पे रख लें तो 4 - 1, 5 पे रख लें तो 5 - 1। तो अगर उस सिस्टम की CF3 है तो उसमें ब्लो डाउन 1 घंटे में 238 लीटर पानी जो है वो हमें ब्लो डाउन की उसमें ड्रेन करना पड़ेगा। अब एक और पानी का लॉस है जिसको विंडेज लॉस भी कहते हैं और ड्रिफ्ट लॉस भी कहते हैं, और ये जहन में रख लें कि ड्रिफ्ट लॉस कूलिंग टावर्स में होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगाए जाते हैं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस इस फॉर्म में ना हो। माइनर सा ही होता है लेकिन एनी हो, पानी एक कीमती चीज़ है। ड्रिफ्ट इज़ द वाटर लॉस लॉस्ट फ्रॉम द कूलिंग टावर एज लिक्विड ड्रॉपलेट्स एंट्रेंड इन दी एग्जॉस्ट एयर। कूलिंग टावर के नज़दीक जब आप जा रहे होते हैं तो वेपर्स के अलावा मिस्ट एक फ़िज़िकल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अगर वो फील हो रही है तो वो ड्रिफ्ट लॉस है। उसको विंडेज लॉस भी कहा जाता है, इसको ड्रिफ्ट लॉस भी कहा जाता है। ड्रिफ्ट लॉस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वाटर लॉस बाय एवोपरेशन। इसका एवोपरेशन के साथ कोई तल्लुक नहीं है एंड मे बी एक्सप्रेस इन यूनिट्स पाउंड पर आवर और परसेंटेज ऑफ द रिसर्कुलेशन वाटर फ्लो, कि कितने % पानी जो है वो ड्रिफ्ट लॉस में जाएगा। कूलिंग टावर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द ड्रिफ्ट लॉस और 0.001 ड्रिफ्ट रेट डाउन टू 0.005 ड्रिफ्ट रेट डिपेंडिंग ऑन द टावर कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मली 0.001% पानी जो है टोटल वॉल्यूम का वो ज़रूर उसके अंदर ड्रिफ्ट लॉसेस आएंगे। टू पुट दैट इनटू कॉन्टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल 500 GPM अगर जो केस स्टडी हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर 112 मीटर क्यूब का पानी रिसर्कुलेशन रेट का पानी है तो उसका 0.001% वो बन रहा है 0.0012 मीटर क्यूब पर आवर ड्रिफ्ट लॉस की फॉर्म में, यानी बहुत माइनर सी ये क्वांटिटी है। NaO एक क्वांटिटी है, अगर हम प्रिसाइसली इसकी कैलकुलेशन को देख रहे हो तो इसको भी हम अपने कंसिडरेशन में लेके आएंगे। अब हमारा वाटर लॉस हुआ एवोपरेशन की मद में, एक हमने पानी को ड्रेन किया जिसको ब्लीड ऑफ या ब्लो डाउन हमने कहा। तीसरा हमने पानी अपने सिस्टम में से रिप्लेस किया इन द फॉर्म ऑफ रिप्लेस किया नहीं मीन्स रिप्लेस हुआ इन द फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट लॉस और विंडेज लॉसेस। अब इन तीनों को हम ऐड करें उतना पानी हमें दोबारा अपने कूलिंग टावर में मैकअप करना पड़ेगा। अगर वो मैकअप नहीं करेंगे तो लो फ्लो का इशू आ जाएगा हमें। अगर फॉर एग्जांपल हमारे लेवल स्विचेस लगे हुए हैं, लेवल सेंसर्स लगे हुए हैं तो उसका अलार्म आ जाएगा। इतना पानी जितना 1 घंटे में हमने पानी इस सिस्टम के अंदर से रिप्लेस किया या लूज़ किया, लॉस्ट हुआ, उतना मेकअप हमें करना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस वाटर लॉस बाय एवोपरेशन, ड्रिफ्ट लॉस एंड ब्लो डाउन, ये इसका मेकअप कहलाएगा। वो एवोपरेशन, ड्रिफ्ट लॉस और ब्लो डाउन हमारे इस केस स्टडी में एवोपरेशन हमने कैलकुलेट किया 0.476 मीटर क्यूब पर आवर और ड्रिफ्ट लॉस 0.00112 मीटर क्यूब पर आवर और ब्लो डाउन 0.238 मीटर क्यूब पर आवर। इसको एड अप किया तो 0.715 मीटर क्यूब पर आवर। तो इस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में 715 मीटर क्यूब लीटर पानी 1 घंटे में हमें सिस्टम में मैकअप करना पड़ेगा। आगे की जो पैरामीटर्स जो थे उनको हमने समझने की कोशिश की और सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। इसको हमने बहुत सलीस और आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। नेक्स्ट हमारी जो लेक्चर है वो अब कूलिंग टावर प्रॉब्लम्स के ऊपर है। स्केल क्या है, कोरेजन क्या है और इसके रिलेटेड कूलिंग टावर्स में, कूलिंग वाटर सिस्टम्स में, हीट एक्सचेंजर्स में हमें किस किस्म के इश्यूज़ आएंगे, फिर इंशाल्लाह विद टाइम टू टाइम उनकी रेमेडी, उनकी ट्रीटमेंट और इन सारी की सारी चीज़ों को इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे।
और आपसे दरख्वास्त है चैनल को बिल्कुल आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आवाज़ को फैलाने का हिस्सा बने कि जो यंगस्टर्स, जो क्वालिफ़ाइड लोग अगर इस फील्ड में आके बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो उनके लिए इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आसानी हो। और हम अपने जैसे पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि इस सीरीज़ में आपको इंशाल्लाह जो ये केमिकल्स इसमें डोज होते हैं उनकी फॉर्मुलेशंस को भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि स्केल अगर होगी तो एंटी स्केलेंट कैसे बनेगा, कुरैन होगी तो कुरैन एमिटर कैसे बनेगा, कोई बायोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहा है तो बायोसाइड, बायोस्टेट, बायोडिस्पर्शंस कैसे फॉर्मुलेट होंगे। तो इंशाल्लाह ये वन बाय वन सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। तब के लिए बस इतना ही, और आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छे बिज़नेस आइडिया के साथ, और इस सीरीज़ को भी इंशाल्लाह साथ साथ आगे चलाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपने अल केमिस्ट को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।